Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, finally I'm back here और आज बहुत ही डीप लेवल का एक टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड की, बहुत सारे लोगों ने मेरा डीएम भर दिया इस क्वेश्चन को पूछ के, तो मुझे लगा ये डेडिकेटेड एक वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैनिफेस्टेशन की जर्नी के दौरान एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है विच इज लेटिंग गो, यानी आपको लेट गो करना है, डिजायर को लेट गो करना है। उसमें और सरेंडर करने में डिफरेंस क्या है? क्या कोई एक्चुअली में डिफरेंस है या दोनों टर्मिनोलॉजीज एक ही हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आज हम बहुत ही डिटेल लेवल पे समझेंगे। और ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि ये बहुत डेप्थ में जाएगा टॉपिक। तो जो भी लोग शायद न्यू हैं उनको थोड़ा टॉपिक को समझने में या ग्रैप्स करने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो पुराने लोग हैं, खासकर जो मेरी वीडियोस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर समझिएगा, आपको प्रोसेस भी समझ में आएगा, आपको इसका डीप मीनिंग भी समझ में आएगा और आपकी जो एक नॉलेज और विजडम की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना, सरेंडर करने की जो टर्म है, ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी से ज़्यादा आती है कि यू हैव टू सरेंडर, यू नीड टू सरेंडर, जस्ट लेट गो, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। ये जो बात बार बार कही जाती है ये लॉ ऑफ अजम्पशन का हिस्सा नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन बड़ा प्लेन, बड़ा सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है, जहां पर सिंपली ये कहा जाता है कि जो आप अज्यूम करते हैं एज ट्रू, एज ट्रूथ, वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। तो जिस भी चीज़ को आप मान के चलते हैं, आज मान के चलते हैं कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें ट्रूथ है, एज फैक्ट है, चाहे वो एक्चुअली आपको सीन में दिखाई दे रही है, रियलिटी में दिख रही है ये या नहीं दिख रही है, आप फिर भी उस चीज़ को मानते हैं और वही सत्य है आपकी निगाह में, और वही चीज़ 3D में भी एज विजिबल प्रूफ आपको दिखाई देती है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन सिंपली ये कहता है, अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि लेट गो कर दो, ठीक है, लेट गो कर दो। मेरे से भी आपने बहुत बार सुना होगा, लेट गो कर दो, छोड़ दो, तभी मैनिफेस्टेशन होगा। अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो मैनिफेस्ट होंगी कैसे चीज़ें? ठीक है, लेकिन ये सुनते के साथ ही, खासकर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो एक कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। और वो क्या कन्फ्यूजन होता है? छोड़ना कैसे है, लेट गो करना कैसे है? अगर मैं कॉन्शियसली लेट गो करने की कोशिश कर रही हूँ तो क्या मैं सच में लेट गो कर रही हूँ? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप डीप थिंकर हैं मेरी तरह, तो मैनिफेस्टेशन में ये क्वेश्चन अक्सर आपके माइंड में आएगा कि करना क्या है लेट गो का मतलब। ठीक है, अगर आपने बहुत सारी डीप लेवल पे मैनिफेस्टेशन की बुक्स पढ़ी है, साइंटिफिक रीजन समझे हैं, क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुना होगा कि लेटिंग गो बेसिकली एक पैराडॉक्स बन जाता है। अब ये पैराडॉक्स क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में एक लेमन लैंग्वेज में एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी कि ये लेटिंग गो का प्रोसेस है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि ये पैराडॉक्स हो जाता है। देखिए, पैराडॉक्स बेसिकली ऐसे समझिए कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो अपने ही आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये कहूँ कि आई ऑलवेज लाई, ठीक है, कोई पर्सन ये कहता है आई ऑलवेज लाई, अब ये एक अपने आप में स्टेटमेंट है, वो पर्सन कह रहा है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट है तो ये अपने आप में सच कैसे हुआ? क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ, तो ये स्टेटमेंट भी कैसे ट्रूथ हुआ? ये स्टेटमेंट भी तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। समझ रहे हो आप? इसके पीछे सिंपली आपको ये समझना है कि कोई एक ऐसा लॉजिक जो दिखने में तो लॉजिक है, लेकिन अगर आप उसके डीप मीनिंग में जाओगे तो अपने आप को ही वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। पैराडॉक्स का मतलब ये हो जाता है। तो बेसिकली लेटिंग गो भी जो है एक तरह से पैराडॉक्स की तरह देखा जाता है, एक तरह से पैराडॉक्स की तरह बन जाता है इस पूरे प्रोसेस में। अब मैं इसको ना आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि ये कैसे अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, लेटिंग गो का प्रोसेस अपने आप को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। पैराडॉक्स का एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर। इमेजिन करो आप कि आपके पास ना एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, आप नॉर्मल जैसे बच्चे कैच खेलते हैं ना, ऐसे एक बॉल है जिससे आप कैच खेल रहे हो। आप उस बॉल को ना पकड़ रहे हो, अब सामने वाला आपसे ये कह रहा है कि लेट गो कर दो, बॉल को ना छोड़ दो, उसको ड्रॉप कर दो, बॉल छोड़ दो। तो आप कॉन्शियसली जो बॉल है उसको छोड़ने की कोशिश करोगे, राइट? लेकिन होगा क्या?
उस पर ध्यान दे रहे हो आप उस छोड़ने के प्रोसेस को फील कर रहे हो, आप जो अपनी ग्रिप है उसको धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, उसको धीरे धीरे ढीला कर रहे हो, हाथ ढीला कर रहे हो, आप हाथ में देख रहे हो इसका मूवमेंट हो रहा है क्या नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है क्या, देख रहे हो कि क्या आप इसको सच में छोड़ रहे हो या नहीं। मतलब क्या हुआ, मतलब आप अभी भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, यानी जो बॉल को एक्चुअली आपको ड्रॉप कर देना चाहिए था, उस बॉल के पूरे प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो में आप अभी भी कहीं ना कहीं एंगेज्ड हो। क्योंकि प्रोसेस सिंपली ये कहता है कि आप लेट गो कर दो, आप बॉल को छोड़ दो। लेकिन अगर आप उस पूरे के पूरे प्रोसेस को अभी भी जी रहे हो, आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, बॉल की तरफ देख रहे हो नीचे जा रही है या नहीं जा रही है, थोड़ा और ग्रिप अपना ढीला कर रहे हो, तो आप पूरे के पूरे लेटिंग गो के प्रोसेस में एंगेज्ड हो। जबकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि आपको इमीडिएटली लेट गो कर देना चाहिए, उसको कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए। अब मैं इसी का कॉन्ट्रास्ट एग्जांपल अगर आपको दूं, दूसरा तरीका ये देखो कि अगर आप नेचुरली उस बॉल को रिलैक्स करके गिरने दो, आप उसको ग्रिप अभी थोड़ा और छोड़ना है, थोड़ा पकड़ना है, थोड़ा और छोड़ना है, थोड़ा पकड़ना है, इसको इस तरफ से खोलना है, इसको इस तरफ से देखना है, आप ये ना करके कंप्लीटली अपने हाथ को ओपन कर दो और रिलैक्स कर दो और उसको जैसा ग्रेविटी का फ्लो है उसको अपने आप गिरने दो बिना टेंशन के। तो क्या होगा, बॉल ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ गिर जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। इसको ही सरेंडर कहते हैं, नॉर्मली इसी को सरेंडर कहा जाता है। ठीक है, जहां आपका एफर्ट नहीं लगता है वहां आप बस अलाउ करते हो कि जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ पूरे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वहां मैं कोई एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी प्रेजेंस को वहां से हटा रहा हूँ। तो जब आप ऐसा सोच के किसी चीज़ को रिलीज़ करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली जिस दिशा में उसको जाना है वो चला जाएगा। मतलब आप उससे अब अटैच्ड नहीं हो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब मैं इसको एक्चुअली मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कि दोनों चीज़ों में थोड़ा सा जो फ़र्क आता है वो क्या फ़र्क आता है, उसमें क्या डिफरेंस है जो हमें करना चाहिए। देखो, लेटिंग गो, हम में से कई लोग ना लेटिंग गो का मतलब ये समझते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछते भी हैं कि मतलब इसका मतलब ये है कि आप मुझे कह रहे हो मेरे को अब मेरे एसपी को भूल जाना है कम्प्लीटली, ये डिज़ायर कि जहाँ मैं अपने एसपी के साथ मैरिड लाइफ में अपने आप को देख रही हूँ, ये कम्प्लीटली मुझे भूल जाना है। नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं कहा गया है। या फिर वो पूछते हैं कि या फिर उस पर बिल्कुल सोचना भी नहीं है, इसको मुझे एक बार को दिमाग में डालना भी नहीं है कि ऐसा मेरा एसपी है, ऐसा मेरे को उसके साथ अपनी लाइफ देखनी है, ऐसा मुझे सोचना भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। असली रियलिटी में लेटिंग गो का मतलब यहाँ ये है, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कंट्रोल किए हुए आप उस डिज़ायर को जाने दो, ये सोचकर कि ये ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। आप उसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जितना आप ज़बरदस्ती कंट्रोल करोगे उतना ही आप उस उस पूरे के पूरे प्रोसेस में, जहाँ मैंने अभी बताया ना कि वो आप बॉल को अभी रिलीज़ करने के प्रोसेस में अभी भी आप एंगेज्ड हो, आप उसको लेट गो कर नहीं रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर मैंने अपने एसपी के बारे में लगातार नहीं सोचा तो कहीं वो मुझे भूल गया तो। आप समझ लो कितना फियर है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको अपनी डिज़ायर को लेकर, आप कितना ज़्यादा मतलब अनिश्चित हो इस चीज़ को लेकर कि मतलब आपको कंप्लीटली भरोसा नहीं है। अगर मैंने उस चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं दिमाग में रखा तो सामने वाला पर्सन मुझे भूल जाएगा, आपको इतना ज़्यादा डर है, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि मुझे लगातार मैनिफेस्ट करने के लिए सैट्स करना ज़रूरी है, मुझे लगातार इसको अफर्म करना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करूँगी तो सामने वाला पर्सन ही मुझे भूल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट और ये फियर हमेशा बना रहता है। अब इसको ना एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से दिमाग में ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे करना क्या है, लेट गो करना कैसे है। और ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ, पुरानी वीडियोस में भी दिया होगा। सपोज करो आप ना किसी बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हो और अपना फेवरेट मील, आपको डोसा पसंद है, आप वहाँ ऑर्डर कर देते हो, ठीक है। अब वेटर को ऑर्डर जब आप देते हो, देने के बाद आप क्या वेटर के साथ पीछे जहाँ किचन है वहाँ चले जाते हो और प्रोसेस को होते हुए देखते हो और हर चीज़ में रोका टोकी करते हो कि ये आप सही नहीं कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, इसको इस साइज से मत बनाओ, इसको इस टेम्परेचर में मत बनाओ। डू यू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ? एब्सोल्युटली नॉट। आप करते क्या हो फिर? जब आप ऑर्डर दे देते हो तो ऑर्डर देने के बाद आप चुपचाप रिलैक्स होकर बैठ जाते हो।
आप बार बार किचन में नहीं जाते हो कि भैया मेरा डोसा बना है कि नहीं बना है। आप ये बात सोचते भी नहीं हो कि पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, आप ये कुछ नहीं सोचते हो। आप चुपचाप वहाँ के एनवायरनमेंट को फील करते हो, मज़े से टीवी देख रहे होते हो, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बातें कर रहे होते हो। यू आर नॉट बॉदर्ड कि कब आएगा, कितनी देर में आएगा, कैसा बन के आएगा, किस प्रोसेस से बन के आएगा। यू हैव नो क्लू अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आपको 100% भरोसा होता है कि अगर मैंने ऑर्डर दिया है वेटर को तो वो ऑर्डर आएगा ही आएगा। इसलिए आप ऑर्डर देने के बाद कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर यही बात जो मैंने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल फ्रीक है, वो वेटर को अपनी निगाहों से फॉलो करता रहेगा पर्सन, ठीक है, और बार बार वेटर को मतलब बुला बुला के पूछेगा, हाँ भाई क्या हुआ, अभी तक ऑर्डर नहीं आया, कितना टाइम और लगेगा। बार बार उससे ये पूछता रहेगा, आप सच में बना रहे हो ना, मुझे दिख नहीं रहा है आप बना रहे हो यहाँ पर। मतलब सोच रहे हो आप कितना कंट्रोल फ्रीक पर्सन है वो, समझ रहे हो। ऐसे में वेटर क्या करेगा, वेटर हो जाएगा परेशान इतने सवाल जवाब को सुन सुन के। वो कहेगा सर प्लीज़ आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, आपका ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस हो रहा है, अभी थोड़ी देर लगेगी, आप तक पहुंच जाएगा ऑर्डर, आई एम देयर एट योर सर्विस। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने अभी रखा है, ये होता है ना लोगों के साथ, होता है कि नहीं होता है। अब हम अगर इसको मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, हम मैनिफेस्टेशन में भी यही करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम बार बार चेक नहीं करेंगे चीज़ों को तो चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं होंगी। अगर हम बार बार उसको सैट्स के फॉर्म में फुलफिलमेंट का एहसास नहीं करते रहेंगे, बार बार हम अगर अफर्म नहीं करते रहेंगे, तो हमारी चीज़ें 3D में प्रेजेंट होके हमारे सामने आएंगी कैसे। लेकिन रियलिटी में जब आप ट्रूली हर एक चीज़ को लेट गो या सरेंडर कर देते हो तो चीज़ें एफर्टलेसली हो जाती हैं। अगर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट, ये प्रोसेस है, ये लॉ है जो आपके बैकग्राउंड में आपके लिए काम कर रहा है, आपके फेवर में, और वहाँ से आपकी चीज़ें 3D में बदलाव लेकर आती हैं और जो डिज़ायर आप चाहते हो उसके ब्रिज ऑफ इंसिडेंस के तौर पे वो चीज़ें बनती चली जाती हैं और वहाँ तक आपको लेकर जाती हैं। और इसी को बार बार कहा जाता है कि विदाउट एनी एफर्ट अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन हैव द फेथ इन योर अनसीन रियलिटी। आप सबसे पहले उस अनसीन रियलिटी यानी अपनी इमेजिनेशन पे इतना भरोसा रखिए कि अगर मैं 4D में इस चीज़ को होते हुए देख सकता हूँ तो ये 3D में आएगी ही आएगी। उसके लिए सिर्फ मुझे अपना फेथ बरकरार रखना है अपनी 4D में। उसके लिए मुझे अपना जो ट्रस्ट है वो अपनी पावर पर लगा के रखना है, अपनी जो इमेजिनल पावर है उस पर लगा कर रखना है, और ये बात मान कर चलनी है कि 3D में हर चीज़ मेरे ही द्वारा रची जाती है, मेरे ही द्वारा क्रिएट की जाती है। देयर इज़ नो अदर पर्सन हु कैन चेंज माई 3D और टच माई 3D। देयर इज़ नोबडी एल्स हु कैन डू एनीथिंग इन माई 3D। इन माई रियलिटी इट इज़ मी हु इज़ क्रिएटिंग एवरीथिंग। इट शुड बी दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। तो लेटिंग गो में और सरेंडर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों काइंड ऑफ एक ही चीज़ है। बस समझने की बात यह है कि चाहे लोग सरेंडर करने में भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि सरेंडर करना कैसे। सरेंडर इज़ मोर ऑफ अगर टर्मिनोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो लेटिंग गो एक प्रोसेस है। सरेंडर करना अपने आप को कंप्लीटली जो बहाव चल रहा है, जैसे बहाव चल रहा है, जैसे लाइफ आपको उस तरफ लेकर जा रही है, उस पर आप पूरा भरोसा करते हो और आप छोड़ देते हो अपने आप को। किसी चीज़ को फिजिकल एक्शन लेके, मैनिपुलेट करके, कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ इधर उधर 3D में ट्रिक करके आप चीज़ों को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप उस चीज़ को लेट गो इसलिए कर देते हो क्योंकि आपको भरोसा होता है, क्योंकि आप सरेंडर इसलिए कर देते हो क्योंकि आपको भरोसा होता है अपने आप पर, अपने किए हुए इमेजिनल सीन पर, अपनी इमेजिनेशन पर, और एज अ पावर अपने सब कॉन्शियस माइंड पर। सिंपल जो है दोनों चीज़ें जो एक प्रोसेस के तौर पे अगर देखी जाए तो दोनों में बस यही फ़र्क है, ठीक है। अब अगर सरेंडरिंग की भी बात की जाए, अभी तो हम लेटिंग गो की बात कर रहे थे ना, तो आपको मैंने ये रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया। अब सरेंडरिंग की भी बात में थोड़ा सा मैंने कहा ना, बहुत एक फाइन लाइन है दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और मैं इसको डिफरेंस समझती भी नहीं हूँ। एक प्रोसेस कहता है लेट गो कर दो, तो उसको हमने प्रोसेस बना दिया। सरेंडरिंग में जो लोग कहते हैं भाई सरेंडर में कोई प्रोसेस नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि जब आपको ये कहा जाता है लेकिन मुझे भरोसा करना कैसे,
हाउ कैन यू एक्चुअली सरेंडर बाय चूजिंग टू ट्रस्ट। ये जो बात है इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब इमेजिन करो कि बाहर ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है, ठीक है, बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है। अब आप भरोसा, आपको ये नहीं हो रहा है कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है, लग तो रहा है, दिख तो रहा है 3D वर्ल्ड में कि बिल्कुल ब्लैक हो रखा है बाहर, आसार पूरे हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, और आपको बाहर जाना है। पॉसिबिलिटी अभी भी 2 है, हो सकता है जितनी देर में आपको 1 घंटे में जहाँ पहुँचना है उतनी ही देर में बारिश हो जाए। ये भी हो सकता है कि 1 घंटे में बारिश ना हो और आप जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ मीटिंग में 3-4 घंटे लगा के जब आप उठें तब तक बारिश खत्म हो जाए। लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटी की संभावना तो उतनी ही है ना। होने को अभी भी हो सकती है, होने को 1 घंटे बाद भी हो सकती है, लेकिन ये बात आपको दिख रही है कि बारिश होने के आसार सारे हैं। अब आप डाउट करने अगर लगो कि पता नहीं बारिश होगी भी या नहीं, पता नहीं होगी भी या नहीं, मुझे निकलना चाहिए भी या नहीं, बारिश के आसार दिख रहे हैं लेकिन अगर नहीं हुई तो तब तो मैं नहीं भीगूंगा, अगर हो गई तो तब तो मैं 100% भीग जाऊंगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक सिंपल सिचुएशन में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आपको यहाँ करना क्या है, आपको सिंपली घर में जो भी है, अम्ब्रेला है आपके पास, अगर आपके पास रेन कोट है, आप ये पॉसिबिलिटी मान के चलो कि जैसे मैं घर से बाहर निकलूँगा बारिश होगी होगी, इसलिए मुझे छाता ले लेना चाहिए, इसलिए मुझे रेन कोट ले लेना चाहिए। जब आप इस पॉसिबिलिटी को मान कर आगे निकलते हो तो इस अजम्पशन को आप पकड़ के चल रहे हो और आपने उसकी प्रिपरेशन पहले से कर रखी है, इसलिए अब आपका पूरा फोकस मीटिंग पर है, आपके एंड गोल पर है। आपको कोई मतलब नहीं है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में कि बारिश अभी हो या फिर ना हो, आपने उसके अरेंजमेंट पहले से करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने एक भरोसा दिखाया ना कि नहीं बारिश होगी, इस हिसाब से मैंने उस पॉसिबिलिटी का अरेंजमेंट किया। और अब मेरा पूरा फोकस कहाँ पर है, अब मेरा पूरा फोकस मेरे मीटिंग पर है। मैं उसके बीच में क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, आई एम सिक्योर्ड। एम आई राइट और रॉन्ग, समझ रहे हो आप। अब आप ट्रूली जब आप सरेंडर करते हो तो आप ज़बरदस्ती लेटिंग गो की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रखते हो, क्योंकि अब आपके पास डिज़ायर्ड एंड को एक्सेप्ट करने का एक राइट तरीका है। आप उसको अलाउ करते हो कि ये मेरा डिज़ायर्ड एंड है, आई हैव गॉट इट, नाउ आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, आई जस्ट हैव टू लिव माई लाइफ द वे आई एम लिविंग इट एंड आई हैव टू लिव माई लाइफ विद ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। आप इस तरह से अपनी लाइफ को जीते हो। आप ये नहीं सोचते हो नहीं हुआ तो कैसे होगा, कब होगा, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। तो सिंपल जो मीनिंग है लेट गो का, जो मैं बार बार समझाती हूँ आप लोगों को, वो मतलब ये है कि डिज़ायर को नहीं छोड़ना है, डिज़ायर से रिलेटेड रेजिस्टेंस को छोड़ना है, डिज़ायर से रिलेटेड डाउट को छोड़ना है, डिज़ायर से रिलेटेड किसी भी फियरफुल थॉट को हमें रिलीज़ करना है। हमें सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे 4D में अगर क्रिएट मैं कर सकता हूँ तो 4D में भी तो क्रिएटर कौन है, आप ही हो ना। सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर 4D में क्रिएशन आप कर रहे हो तो 3D तो बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका। जब 4D जैसी रियलिटी में आपने चीज़ों को क्रिएट कर लिया और वहाँ देख लिया आपने कि विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है, तो फिर डर क्यों रहे हो 3D से। फिर चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो ना। आप भरोसा रखो ना इस बात को कि इफ़ आई कैन क्रिएट इट इन माई 4D आई कैन हैव इट इन माई 3D। इट्स एज सिंपल एज दैट। Why do we have to get involved in the whole process of letting go by understanding the meaning of letting go? Why can't we just accept the fact that it is me who's creating everything in my 3D? जब आप इस तरह की सोच रखते हो तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होता है। आपको 3D में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फिर 3D में तो आपको सब चीज़ पता है ना कि 3D मेरे ही पास थॉट का डिलेड रिफ्लेक्शन है। सो एनीथिंग दैट इज बीइंग शोन टू मी इन द 3D राइट नाउ, it is coming from my past thoughts. It is not my present state of mind which has been reflected in the 3D format. No, फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज़ टाइम लेती है आप तक आने के लिए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसको वहाँ पर, ठीक है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर बनते बनते टाइम लगता है एंड दैट इज़ वाई टाइम ओनली एग्जिस्ट इन 3D. टाइम डू नॉट एग्जिस्ट इन एनी अदर वर्ल्ड. तो आपको जो यहाँ समझने की बात है वो ये है कि रेजिस्टेंस इसलिए आता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जो एंड गोल है ना हमारा, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 3D हमसे ज़्यादा पावरफुल है। कहीं ना कहीं हम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इट इज़ अस हु इज़ क्रिएटिंग एवरीथिंग इन आवर ओन 3D. हम ही सारे करता धरता हैं इस पूरे प्रोसेस में, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में। 3D में सिर्फ आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। तो जब भी आपके
मन में इस डिज़ायर को लेकर अपनी डाउट आए, अपनी डिज़ायर को लेकर कोई फियरफुल थॉट आए, अपनी डिज़ायर को लेकर आपको डिलेमा में आप आ जाओ कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ, फॉरगेट अबाउट लेटिंग गो थोड़ी देर के लिए, जस्ट कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ that it is me who's the creator of my own reality. I do not have anybody else in my 3D who can create it for me. It is me who's creating everything. और क्रिएशन का जो पार्ट है वो आपके 4D से स्टार्ट हो जाता है। तो 4D से 3D का क्रिएशन होता है, 3D से 4D का क्रिएशन नहीं होता है। तो 4D में जो चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो तो आप ही हो वो पावरफुल इंसान जो 3D में उस क्रिएशन को एक्सपीरियंस कर सकते हो इन इट्स फिजिकल फॉर्म। देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो फियर, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, देयर इज़ नथिंग। इसलिए आपको डिज़ायर को ऐसे पकड़ के कि नहीं नहीं मेरे को कहीं फिजिकल एक्शन तो नहीं लेना है, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं इतने दिन से एफर्मेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन चीज़ें तो मुझे 3D में दिखाई नहीं दे रही हैं, वाई आर यू सो फियरफुल। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए ना, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मैंने डिज़ायर को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रखा है। जब मैंने डिज़ायर का फुलफिलमेंट ऑलरेडी महसूस कर लिया सैट्स के दौरान, मैंने अफर्म करते के दौरान उस चीज़ को फील कर लिया अपने अंदर, तो मुझे 3D की तरफ देख कर बार बार वैलिडेशन क्यों चाहिए। उसका तो क्रिएशन मेरे थ्रू ही हो रहा है ना, तो मैं उसको देखकर अपने आप को इतना बिलिटल क्यों फील कराऊं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है। तो सरेंडर या लेटिंग गो दोनों चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ जो आपको समझने की जो बात है वो ये है, एफर्टलेसली उसको एक्सेप्ट करिए कि ये डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है। रिलीज करना है, लेट गो करना है, सरेंडर करना है, तो क्या करना है, उससे उस डिज़ायर से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स उसको सरेंडर कर दीजिए, उस डिज़ायर से रिलेटेड डाउट्स, उस डिज़ायर से रिलेटेड फियर्स जो भी आपके मन में आते हैं कि नहीं हुआ तो, समझ रहे हो, ये जब आप रिलीज कर दोगे तो आप पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बड़ा ही एफर्टलेस तरीके से मान लेते हो। अब आप इस बात को अज्यूम कर बैठे हो कि जो मैंने 4D में देखा है एंड गोल वो एक्चुअली में मेरा अपना है। यानी जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना बारिश का, कि हाँ बारिश तो होगी ही होगी, मैं ये बात मान के चल रहा हूँ भाई, कब होती है मुझे उससे लेना देना नहीं है, तो उसका प्रोटोकॉल मैंने अपने पास रख लिया ना, उसका मैंने अरेंजमेंट अपना कर लिया ना। अब मेरे को अपनी लाइफ जीनी है। अब अगर बारिश हो जाए बहुत अच्छी बात है, अभी हो जाए बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर बाद हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अब आपको कब होगा कैसे होगा उसकी चिंता में नहीं पड़े हो ना, आप होगा ये बात आप मान के चल रहे हो, तो सारा डाउट और जितना भी फियर था वो रिलीज हो गया ना। अजम्पशन तो हमने पहले पकड़ के रख ली ना कि हाँ ये तो मेरी अपनी है। अब आप अपनी लाइफ को बिंदास होके जी रहे हो कि हाँ ये तो मैंने क्रिएट कर लिया ना माइंड में, और जैसे मैंने क्रिएट कर लिया अपने माइंड में, इट इज़ बाउंड टू कम बैक इन माई 3D। ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया, बहुत कन्फ्यूजन रहता है अक्सर। बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी से आते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन में, फिर उनको समझ नहीं आता है। और अगर कोई बहुत ब्रांड न्यू पर्सन है मैनिफेस्टेशन जर्नी में तो उसको समझ नहीं आता है कि लेट गो का मतलब क्या होता है, मतलब उसको कैसे लेट गो करना है, डिज़ायर को कम्प्लीटली उसके बारे में भूल जाना है, छोड़ देना है उसको। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर क्रिएटर अपने आप को मानते हो तो सिर्फ अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट कर लो कि ये आपकी अपनी है। उससे रिलेटेड जो कुछ भी बाकी सारी चीज़ें ना दिमाग में भरी हुई आपके नेगेटिविटी, डाउट्स, जो भी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ कर दो बस। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब जब आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो इस पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन इक्वेशन में, तब देखना आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत एफर्टलेस तरीके से होती है, क्योंकि अब आप खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना। अब आप 3D को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, अब आप अपनी डिज़ायर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप बार बार खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। खुद कौन हो आप क्रिएटर हो अपनी 3D रियलिटी के। तो भाई जब सब कुछ आप ही से शुरू होता है, आप पर ही आके ख़त्म होता है, तो आपको सबसे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है ना। जब जब आप डाउट को, फियर को या कोई भी चीज़ को अपने से ऊपर रखोगे तो प्रोसेस एफर्टलेस कहाँ हुआ। प्रोसेस को एफर्टलेस बनाने के लिए खुद को सबसे टॉप पर रखना ज़रूरी है ना, ठीक है। तो डिज़ायर को भूलने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ायर आपकी हो चुकी, उसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी आपके पास आपकी चीज़ हो चुकी है, मिल चुकी है आपको, आप बार बार थोड़ा ना उसके बारे में सोचते हो। सोचते भी अगर हो तो आप उसको विश फुलफिलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, आप ये नहीं सोचते, लैक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। बस फ़र्क इतना है,
ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो इवन दो इट इज़ क्वाइट डीप एंड मीनिंगफुल, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा और इस एक वास्ट टॉपिक को मैंने समझाने की आपको कोशिश की है बड़े डिटेल तरीके से। तो अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चक्कर क्या होता है ना, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। उनको ये चाहिए कि भाई मेरे साथ ये समस्या चल रही है, आप इसका सोल्यूशन मुझे बता दो। लेकिन जब तक आप चीज़ों को डिटेल में इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट अगर नहीं आप समझेंगे, तो सोल्यूशन प्रोवाइड करने से भी उसका सोल्यूशन आपको मिल नहीं जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो इसलिए ये वीडियोस को बनाने का पर्पज़ ये होता है कि आपके अंदर जो विजडम है मैनिफेस्टेशन को लेकर, उसमें बढ़ोतरी हो, उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और समझने के बाद जितना ज़्यादा, देखिए नॉलेज इज़ पावर, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को डीपली समझेंगे, जितना अच्छे लेवल से आप नॉलेज को अटेन करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप एक कॉन्फिडेंट क्रिएटर हो पाएंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंट क्रिएटर बनने के लिए, उस पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको वो नॉलेज पता होनी चाहिए। और बिना नॉलेज के अगर आप इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देन इट इज़ नॉट गोना वर्क। क्योंकि फेथ आपका नहीं आएगा, अनसीन रियलिटी में फेथ आएगा कहाँ से? जब तक टेस्ट नहीं करोगे लॉ को, जब तक ये बात समझोगे नहीं कि नहीं क्रिएशन मेरे थ्रू हो रहा है, जब तक ये बात को एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे कि मेरे ही थॉट्स मेरी रियलिटी में दिखाई देते हैं डिलेड फॉर्म में, तब तक कैसे पता चलेगा कि सारी पावर मेरे अंदर है? पता ही नहीं होगा आपको। इसलिए हम कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है हमारा लैक कर जाता है, हम शेक कर जाते हैं अपने पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में। ठीक है ना? तो ये पूरा जो तरीका था समझाने का, वो इसीलिए बनाई गई थी वीडियो, ताकि आप थोड़ा सा नॉलेज को भी बढ़ाएं और आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है ना एज क्रिएटर, मैं उसको थोड़ा सा और प्रबल करना चाह रही थी और उसको स्ट्रेंथन करना चाह रही थी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से टेक अवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ कि आप मुझे टेक अवे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट डाउन में लिख कर कि वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया, अंडरस्टैंडिंग क्या रही आपकी इस वीडियो से। ठीक है, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और अगर आप इतने ही डीप लेवल पे बाकी टॉपिक्स को नेविल गोडार सर की टीचिंग से रिलेटेड अगर समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहें मुझे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप 1-to-1 DM कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक अगर आपको चाहिए मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे वर्कबुक भी बाय कर सकते हैं। और नेविल गोडार सर की अगर आपको टीचिंग में बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है, तो आप मेरा VIP मेंबरशिप जो प्रोग्राम है, बहुत कम, सबसे कम प्राइस है VIP मेंबरशिप प्रोग्राम का, आप उसको ज्वाइन करके हर एक लेक्चर को, बुक की इतनी सारी उनकी 14+ बुक्स हैं, उन सारी बुक्स को इस VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में, विद डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आप डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब से पहले ज्वाइन बटन पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ से आप बाकी जो सिस्टम है वो यूट्यूब का, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करके बता देगा किस तरह से आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन दे देगा वहाँ पर करना है। तो ये थी आज की वीडियो। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।